अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अपने थर्ड चैप्टर को बेटा आगे कंटिन्यू कर रहे हैं जो हम लोगों ने अपना जो स्टार्ट किया था इकोनॉमिक चैलेंजेस फेसेस बाय बिजनेसेस का। तो जो नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन आता है उसके अंदर हमारा पहली स्लाइड है जिसका नाम है इवेल्युएटिंग इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। अगर किसी भी मुल्क में आप लोगों ने उस मुल्क की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को चेक करना है तो उसकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को हमेशा चेक करने के लिए उसके बिजनेस जो है उसको चेक किया जाता है कि क्या बिजनेसेस वहां पे जो लोग कर रहे हैं उन्होंने ग्रो किया कि नहीं किया और बिजनेसेस का एनवायरनमेंट जो है वो किस तरह का है। तो बेटा जो बिजनेसेस की अगर आपने जो है वो परफॉर्मेंस को यहाँ पर चेक करना होता है तो उसके लिए जो है वो हम हमेशा बिजनेस की साइकिल जिसे हम ट्रेड साइकिल का नाम देते हैं हम उसको चेक करते हैं। यानी कि बिजनेस में क्योंकि उतार चढ़ाव पाए जाते हैं, कभी बिजनेसमैन बहुत ज्यादा पैसे कमाता है, कभी बिजनेसमैन बहुत कम पैसे कमाता है, कभी बिजनेसमैन कुछ भी नहीं कमाता। तो हमें उन तमाम सिचुएशंस के बारे में पहले आइडिया होगा तो हम इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर के ऊपर जो इसके अंदर हेडिंग लिखी हुई है जिसका नाम है प्रोस्पेरिटी और आगे लिखा भी हुआ है कि जिसका दूसरा नाम होता है बूम। मैं इसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रोस्पेरिटी या बूम से मुराद ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें बिजनेसमैन अपनी प्रोडक्ट जिस कीमत के ऊपर बेचना चाहे वो उस कीमत के ऊपर उसको सेल आउट कर सकता है, क्योंकि ये वो टाइम होता है जिसमें बिजनेसमैन अनलिमिटेड जो है वो प्रॉफिट इसके अंदर अर्न कर रहा होता है। लाइक अगर चीज 10 रुपए की बनी है वो उस चीज को 10,000 की बेचना चाहेगा, 10,000 की बिकेगी। अगर वो चीज को 1 लाख की बेचना चाहेगा वो 1 लाख की बिकेगी। ये ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें बिजनेसमैन उसको मुनाफा बहुत ज्यादा हो रहा होता है एज कंपेयर टू कॉस्ट। उसकी कॉस्ट इसके अंदर जीरो होती है लेकिन उसका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो बेटा इसके अंदर बहुत ज्यादा हाई होता है। सेकंड हमारे पास आता है रिसेशन। हर बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए बूम के ऊपर नहीं रहता, उसको बूम के फौरन बाद रिसेशन का सामना करना पड़ता है। रिसेशन का मतलब ये होता है कि बिजनेसमैन जो चीज बना रहा है जितना उसको बनाने का खर्चा है उतना ही वो उसके अंदर कमा रहा है। इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन उसका ज्यादा नहीं होता, जितने की चीज बनेगी वो उतने में ही उसको सेल आउट करेगा। ऐसी सिचुएशन को हम लोग नाम देते हैं, ये रिसेशन की सिचुएशन कहलाती है। ऊपर वाली बूम में मैंने आपको अभी क्या बताया कि बूम में अगर चीज 10 रुपए की है, 10 रुपए की चीज को बनाने के बाद वो 100 में बेचना चाहेगा, 100 में बिकेगी, 200 में बेचना चाहेगा, 200 में बिकेगी। लेकिन रिसेशन में क्या होगा, जितने की चीज बन रही होगी वो मुश्किल उसको उतने में ही बेच पा रहा होगा। इस पॉइंट को हम ब्रेक इवन का भी नाम देते हैं कि लाइक इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस बिजनेसमैन को हो रहा होता है। बस वो कह सकते हैं कि जितना उसका खर्चा हो रहा है उतना ही वो उसके अंदर कमा रहा है। इसके फौरन बाद जो हमारे पास सिचुएशन आती है उस सिचुएशन का नाम है डिप्रेशन। डिप्रेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर बिजनेसेस नॉर्मली जो है वो बंद हो जाते हैं। बिजनेसमैन जो है वो अपने पैसे बिजनेस के अंदर से सारे के सारे विड्रॉ कर लेते हैं। इवन के बिजनेसमैन इस सिचुएशन में जब डिप्रेशन की सिचुएशन के अंदर आते हैं तो बेटा वो अपने तमाम के तमाम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को भी जो है वो बिजनेस के अंदर से निकाल देते हैं। ऐसी सूरत में अगर आप किसी को कहें कि हमारे बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो कोई भी बंदा आपके बिजनेस के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करता। इसके फौरन बाद जो चौथी स्टेज हमारे पास आती है उस स्टेज का नाम है विद द नेम ऑफ रिकवरी। डिप्रेशन के बाद जो है वो रिकवरी का टाइम हमारे पास आता है। रिकवरी ऐसा टाइम होता है जिसमें अगेन बिजनेसमैन जो है वो अपनी प्रोडक्ट बनानी शुरू कर देता है, लोग दोबारा से उसके बिजनेस के अंदर जो है वो पैसे लगाने शुरू कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपने दोबारा से बूम की तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगेन जो रिसेशन होती है और जो रिकवरी होती है ये बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट होती है, क्योंकि रिसेशन में प्रॉफिट मार्जिन आपका कम हो रहा है। रिकवरी में क्या होता है, फिर अगेन आप पहले ब्रेक इवन पर आते हो, ब्रेक इवन के बाद आप दोबारा से जो है वो किसकी तरफ जाएंगे, आप लोग बूम की तरफ जाएंगे। किसी भी मुल्क की परफॉर्मेंस को अगर आपने चेक करना हो तो वहां पे उसके लिए कुछ और चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, लाइक प्रोडक्टिविटी एंड जीडीपी। आपको प्रोडक्टिविटी और जीडीपी के बारे में भी पता होना चाहिए कि ये दोनों की दोनों क्या होती हैं। प्रोडक्टिविटी कहा जाता है रिलेशंस बिटवीन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एंड इनपुट नीडेड टू प्रोड्यूस देम। कहता है कि भी आपने यहाँ पे ना रिलेशनशिप चेक करना है अपना अशिया और खिदमात के दरमियान, कि आप लोगों ने कितनी पैदावार कितनी चीजें आप लोगों ने प्रोड्यूस की है, किसकी मदद से, अपने इनपुट की मदद से। इनपुट का मतलब यहाँ पर आप लोगों के पास जो है वो आपका ह्यूमन रिसोर्स कितना था, आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज कितने थे, आपके पास पैसा कितना था, लाइक कितने पैसे से कितनी चीजें जो है वो आप लोगों ने प्रोड्यूस कर ली है। प्रोडक्टिविटी को निकालने के लिए फार्मूला नीचे आप लोगों का लिखा हुआ है जिसमें बताता है टोटल प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। और आगे आउटपुट को देखिए उसे मेंशन किया भी हुआ है, आउटपुट से हमारा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड है, और जबकि इनपुट के बारे में उसे आगे लिखा हुआ है ह्यूमन, और आगे लिखा हुआ है नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि आपके पास जो है वो गैस, तेल, पानी, इस तरह की जो है वो लकड़ी वगैरह इस तरह की चीजें जो है वो कितनी अवेलेबल थी, एंड कैपिटल, और आपके पास सरमाया कितना था, लाइक रॉ मटेरियल आपके पास कितना था, और रॉ मटेरियल के साथ साथ आपके पास जो है वो आपका कैपिटल कितना था। इसकी बेस के ऊपर जो है वो आप अपनी जो है वो आउटपुट जो है वो सामने लेकर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास लिखा हुआ है जिसका नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसकी डेफिनेशन पहले रीड कर देता हूं, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है।
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को जीडीपी भी कहा जाता है। कहते हैं जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ ईयर विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन। एक साल के अरसे के दौरान हम अपने मुल्क के अंदर, सिर्फ हम अपने मुल्क की बात करेंगे, किसी और मुल्क की हम बात नहीं करेंगे, अपने मुल्क की हदूद में रहते हुए हम जितनी भी अशिया जो है वो यहाँ पर बनाते हैं, उन अशिया का जो मजमूआ होता है ना, उस मजमूए से बाद उनका जो टोटल है, जितनी टोटल गुड्स हम लोगों ने यहाँ पर मैन्युफैक्चर की हैं, उन तमाम की तमाम मैन्युफैक्चर की जाने वाली गुड्स को हम लोग यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का नाम देते हैं कि हम लोगों ने इतनी चीजें जो है वो अपने मुल्क के अंदर प्रोड्यूस की हैं। सेकंड जो हमारे पास पॉइंट आता है उसका नाम है विद द नेम ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। बेसिकली किसी भी चीज की कीमत के अंदर चेंज आने के पीछे सबसे बड़ी बेटा जो रीजन होती है वो इन्फ्लेशन होती है। इन्फ्लेशन बेसिकली किसी भी चीज की कीमत में इजाफे के लिए जो है ये टर्म इस्तेमाल की जाती है। जब किसी भी चीज की कीमत में इजाफा होता चला जाता है तो वहां पर इन्फ्लेशन की टर्म जो है वो यूज की जाती है। इन्फ्लेशन किसी एक तरह की नहीं होती, इन्फ्लेशन आगे से कई तरह की होती है, क्योंकि इजाफा जो है वो किसी एक चीज में नहीं, हर चीज के अंदर इजाफा होता है। तो इसकी डेफिनेशन के अंदर लिखा भी हुआ है, कहता है इट रेजिंग प्राइसेस कॉज्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सेसिव कंज्यूमर डिमांड। कहते हैं क्योंकि कंज्यूमर की डिमांड बढ़ रही है, हम उसकी डिमांड को पूरा करना चाह रहे हैं, तो जारी बात है समटाइम हमसे डिमांड पूरी नहीं होती, तब भी हम क्या करते हैं, चीजों की कीमतों में इजाफा कर देते हैं। एंड इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, या फिर ये होता है कि जो चीज हम लोग बना रहे होते हैं उस चीज को खरीदने का जो रॉ मटेरियल है, जो खाम माल है, वो हमें महंगा मिल रहा होता है। दो चीजें हैं, नंबर वन, या तो हम अगले की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे, तब हम आर्टिफिशियल वे के साथ उसकी कीमत को जो है वो मार्केट में इंक्रीज करवा देते हैं, या फिर जो चीज हम बना रहे हैं उस चीज की जो खाम माल है जिसकी मदद से वो बनता है, लाइक एक बॉल पॉइंट है, वो प्लास्टिक की मदद से बनता है। अगर प्लास्टिक जो है वो मार्केट के अंदर से महंगा मिलेगा तो जारी बात है आपको आगे से बॉल पॉइंट भी जो है वो महंगा बेचा जाएगा। तो देन इसको हम लोग नाम देते हैं कि ये आपकी क्या कहलाती है, ये इन्फ्लेशन कहलाती है। और इन्फ्लेशन की जब बात की जाती है तो बेटा सिंपल इन्फ्लेशन, जिसमें खाली वर्ड जब इन्फ्लेशन का बोला जाता है तो इसमें ऑल टाइप ऑफ वर्ड्स आती हैं, क्योंकि अब आगे डिफरेंट किस्म की मैं इसकी कुछ चीजें डिस्कस करने लगा हूं आपके साथ, जिनमें अगले नंबर पे एक पॉइंट लिखा हुआ है आप लोगों के पास, कोर इन्फ्लेशन रेट। अगर आपने कोर इन्फ्लेशन रेट को निकालना हो तो इसका निकालने का हमारे पास फार्मूला ये होता है कि इन्फ्लेशन में से आप दो चीजों को जो है वो माइनस करते हैं। नंबर वन आप एनर्जी, और दूसरे नंबर के ऊपर फूड प्राइसेस जो है वो इनको माइनस करते हैं। एनर्जी से मुराद यहाँ पर आप लोगों का फ्यूल और ऑयल वगैरह को दिया गया है कि अगर आप लोगों के पास कोई फ्यूल ऑयल वगैरह है तो आप उसकी प्राइसेस को निकाल देना, और आपने फूड की प्राइसेस को इसके अंदर से अगर हम माइनस कर दें इन्फ्लेशन के अंदर से, तो देन जो हमारे पास आंसर आता है उस आंसर को हम लोग नाम देते हैं कि वो आपकी कोर इन्फ्लेशन कहलाती है। रीजन ये है कि सबसे फास्टेस्ट जो किसी भी प्रोडक्ट के अंदर इंक्रीज होता है ना वो फूड और ऑयल है। इनकी कीमत के अंदर तो 110% जो है वो चेंज आता ही आता है, चाहे जो मर्जी हो। अगर आप लोग अपने मुल्क की ही सिचुएशन को देख लें तो हर महीने, अब पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से हर महीने मंथली बेसिस के ऊपर जो है वो फ्यूल की प्राइसेस कभी कम होती हैं कभी ज्यादा होती हैं, इसी तरीके के साथ फूड की जो खाने पीने वाली अशिया हैं उनकी प्राइसेस की कीमतों में भी उतार चढ़ाव जो है वो होता रहता है। ज्यादातर जो है वो आपको ज्यादा होती ही नजर आती है, कम होने के चांसेस कम भी होते हैं, लेकिन अगर कम हो तो फिर वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। तो दोनों की दोनों सिचुएशन पाई जाती है। इसीलिए जब आपने कोर इन्फ्लेशन रेट को निकालना होता है तो उसके अंदर एनर्जी यानी कि ऑयल वगैरह और दूसरे नंबर के ऊपर फूड वगैरह को आप लोगों ने नहीं लेना होता। इसमें आगे से 3 पॉइंट्स हमारे पास आते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है जिसका नाम है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में हम लोग ये बात करते हैं कि अगर डिमांड यानी कि इन्फ्लेशन होने के पीछे रीजन क्या थी कि कंज्यूमर की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई, जो सारिफीन है ना उन्होंने चीजें बहुत ज्यादा मांगनी शुरू कर दी। अब जारी बात है जब हम जरूरियात को पूरा नहीं कर सके तो वहां पर जो इन्फ्लेशन क्रिएट की जाती है उस इन्फ्लेशन का नाम होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दोबारा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर आप लोगों के जो कंज्यूमर है उनकी डिमांड में इजाफा हो जाए, वो किसी चीज को बहुत ज्यादा लाइक करना शुरू करते हैं और वो चाहता है कि हमारे पास ये चीज ज्यादा से ज्यादा आए, तो वहां पर जो इन्फ्लेशन की टाइप क्रिएट होती है उस टाइप का नाम है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरे नंबर पे आती है जिसका नाम है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसके अंदर इन्फ्लेशन में ये होता है कि हम जिस चीज की मदद से अपनी प्रोडक्ट बना रहे होते हैं ना उस प्रोडक्ट का जो खाम माल होता है ना, जो रॉ मटेरियल होता है बेटा, वो महंगा हो जाता है। जैसे मैंने भी ऊपर आपको बताया कि हम बॉल पॉइंट बना रहे हैं, तो जो बॉल पॉइंट है उसको बनाने के अंदर हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, तो प्लास्टिक मार्केट में महंगा हो गया था जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्ट क्या हो गई है, वो महंगी हो गई है। सेकंड हमारे पास आती है जिसका नाम है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन से मुराद ये है कि अगर एक चीज की कीमत लेट्स सपोज पिछले महीने 100 रुपया थी और इस महीने सेकंड मंथ में आके नेक्स्ट मंथ में जाकर उस चीज की प्रोडक्ट में 50% या उससे ज्यादा जो है वो इंक्रीज हो जाए,
लाइक 100 रुपए की चीज 1 महीना पहले मैंने ली 100 रुपए की थी, आज मैं कह रहा हूं कि अगर मैं वो 1 महीने के बाद जाकर वो चीज ले रहा हूं, वो चीज मुझे 150 की या 160 रुपए की मिल रही है या 200 की मिल रही है। इट मींस कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर 50% या उससे ज्यादा, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 50% या उससे ज्यादा उसकी प्रोडक्ट के अंदर जो है वो प्राइस के अंदर इंक्रीज हो गया, तो देन इस तरह की जो इन्फ्लेशन होती है उसे हम लोग नाम देते हैं, वो आपकी हाइपर इन्फ्लेशन कहलाती है। इन्फ्लेशन का बेटा जो ऑपोजिट हमारे पास होता है उसका नाम होता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन में तो हर चीज की कीमत में इजाफा हो जाता है ना, लेकिन डिफ्लेशन में हर चीज की कीमत में इजाफा नहीं होता। डिफ्लेशन के अंदर हर चीज की कीमत जो है वो मार्केट के अंदर क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। और इस वक्त पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन नहीं है। पाकिस्तान की जिस तरह की सिचुएशन है इसके अंदर 90% जो है वो आप लोगों को, 99% बल्कि मैं कहूंगा कि आप लोगों को इन्फ्लेशन ही जो है वो नजर आएगी। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मेजरिंग प्राइस लेवल चेंजेस। अगर आपने प्राइस लेवल के जो चेंज देखने होते हैं तो इस प्राइस लेवल के चेंज को फाइंड आउट करने के लिए हमें कंज्यूमर इंडेक्स नंबर के बारे में जो है वो पता होना चाहिए। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगर हम इसकी बात करें तो जो कंज्यूमर है उसका हमेशा एक मंथली पैकेज होता है या मंथली एवरेज होती है, जिसके हम अंदर रहते हुए या मंथली इनकम जिसके अंदर रहते हुए उसने अपने तमाम के तमाम जो है वो अखराजात करने होते हैं। अगर इस स्लाइड को मैं क्लियरली आप लोगों को डिफाइन करूं तो उसके लिए मैं इसे एक डायग्राम का बेटा सहारा लूंगा जिसमें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। बेसिकली होता ये है कि हम जितने भी हमारे पास पैसे होते हैं ना, हम उन पैसों को डिफरेंट किस्म की चीजों के अंदर जो है वो कैटेगराइज करते हैं। लाइक कुछ पैसे अपनी, अगर हम अनमैरिड हैं तो फिर अपनी एजुकेशन के लिए, लेकिन अगर हम मैरिड हैं तो फिर ऐसे सूरत में हम अपने बच्चों की जो है वो एजुकेशन के लिए कुछ पैसा सर्व करते हैं, कुछ उसको सेव कर लेते हैं, कुछ हम अपने इलाज मुआवजे के लिए अपने पास पैसा जो है वो बचा कर रखते हैं। जारी बात है रूटीन के हमारे भी अपने कुछ मामला हैं, हम लोगों ने भी ऑफिस में आना जाना होता है तो फ्यूल वगैरह के अखराजात वो हमारे इसके अंदर आ जाते हैं। उसके बाद समटाइम हमारा भी कोई सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह पीने को दिल कर सकता है कंज्यूमर का, कि मैं अपनी फैमिली के साथ जो है वो कोई सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह पीऊं या बाहर जाऊं कोई खाना वगैरह खा कर आऊं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ पैसा हम लोग अपने पास बचा कर रखते हैं। कहीं घूमने फिरने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम अपने पास पैसा रखते हैं। अगर कोई फंक्शन आ जाए फैमिली वगैरह के अंदर तो उस फैमिली के फंक्शन को मीटअप करने के लिए भी हम अपने पास कुछ ना कुछ पैसा रखते हैं। तो बेसिकली जो कंज्यूमर है ना वो अपने तमाम के तमाम एक्सपेंडिचर जो है ना वो मार्केट बास्केट के अंदर रहते हुए करता है, वो उससे कभी बाहर नहीं जाएगा, वो उसकी लिमिट के अंदर रहेगा। क्योंकि अगर हम इसको क्रॉस करते हैं तो फिर हमें काफी सारी जो है वो प्रॉब्लम्स जो है उनको फेस करना पड़ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट लेवल। किसी भी मुल्क के अगर एम्प्लॉयमेंट लेवल की बात की जाए तो बेटा 4 तरह के हमारे पास जो है वो एम्प्लॉयमेंट लेवल होते हैं। इसमें एम्प्लॉयमेंट लेवल की बात की जाए तो सबसे पहले होता है जिसका नाम है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे पहले नंबर पे आती है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब यह है कि जो बंदा है वो अभी फिलहाल जॉबलेस है, अभी वो कोई काम नहीं कर रहा, वो एक अच्छी जॉब जो है वो ढूंढना चाह रहा है, लुकिंग अ जॉब, एक जॉब के पीछे वो भाग रहा है कि मुझे कोई अच्छी जॉब मिल जाए। क्यों? क्योंकि अभी वो नया अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करके बाहर निकला है, उसने भी अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया है। तो जारी बात है जब हम एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं तो उस वक्त हमारे पास नॉर्मली 90% लोगों के पास जॉब नहीं होती, हम फिर जॉब के पीछे जो है वो भागना शुरू हो जाते हैं। इस चीज को हम लोग नाम देते हैं, ये हमारी कहलाती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसका अंदर ये नहीं कि हम काम नहीं करना चाहते, हम काम करना चाहते हैं, लेकिन अभी हमारे पास क्योंकि हम अभी अपनी स्टडी करके फारिग हुए हैं तो फिर हम अपनी एजुकेशन के मुताबिक जो है वो अपनी जॉब जो है वो ढूंढ रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जिसका नाम है विद द नेम ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट से मुराद यहाँ पर ये है कि बंदा जो है वो कभी काम करता है कभी काम नहीं करता। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं इसकी, सबसे बड़ी पाकिस्तान के अंदर जो एग्जांपल पाई जाती है, तो जितने भी ये मछली की दुकान पे काम करने वाले लोग हैं या मछली का काम करने वाले लोग हैं वो आप लोगों को सर्दियों के अंदर नजर आते हैं, गर्मियों के अंदर वही दुकानें बंद हो जाती हैं और वो बंदे दोबारा जैसे ही सर्दी आती है फिर वहां पर आ जाते हैं। तो इसको नाम दिया जाता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि कभी काम कर लिया कभी काम ना किया। इसमें डिपेंड कर रहा होता है उस मंथ के ऊपर के भी उस मंथ में उनका बिजनेस वहां पर सरवाइव करेगा या सरवाइव नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है जिसका नाम है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में हम लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि इस वक्त इकोनॉमी जो है वो हमारी स्लो डाउन हो गई है, यानी कि मुल्क के हालात कुछ इस तरीके के साथ हो गए हैं कि जो बिजनेसमैन है ना उन्होंने ही बिजनेस के अंदर से लोगों को निकालना शुरू कर दिया। अगर बिजनेसमैन बिजनेस के अंदर से लोगों को निकालना शुरू कर दिया तो इसे बेटा डाउन साइजिंग का नाम दिया जाता है कि डिक्रीज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, के भी अखराजात बहुत ज्यादा है, हम उनको मीटअप नहीं कर सकते, हमें उनको मीटअप करने के लिए हमारे पास उतने पैसे अवेलेबल नहीं है, तो अभी फिलहाल इनको आप फारिग कर दें, अगर इनको कहीं और जॉब मिलती है तो ठीक, नहीं तो फिर हम इनको दोबारा से जो है वो अपने पास रिज्वाइन करवा लेंगे। और आखिरी जो हमारे पास इसकी टाइप आती है एम्प्लॉयमेंट को लेकर जिसका नाम है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट।
स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हम कहते हैं कि बंदा जो है वो बेसिकली उसको जो जॉब है ना वो अभी नहीं कर रहा। रीजन क्या है कि जिस तरह की वो जॉब चाहते हैं ना उसको वो जॉब नहीं मिल रही। लाइक मैं कहता हूँ कि अभी मेरे एक एग्जांपल मैं आपको इसकी कोट कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ लेट्स सपोज कि मेरी क्वालिफिकेशन मुझे ये कहती है या मेरा एक्सपीरियंस मुझे ये कहता है कि जो जॉब मुझे मिलनी चाहिए वो जॉब मुझे कम से कम स्टार्टिंग जॉब जो है वो मेरी 50,000 तक की होनी चाहिए। तो क्या आया मैं जो जॉब मुझे मिल रही है वो 50,000 की है कि नहीं है? अगर नहीं होगी तो मैं जॉब नहीं करूंगा। तो इसको हम लोग नाम देते हैं, ये आपकी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। बेसिकली हमारे मुल्क में एम्प्लॉयमेंट को लेकर ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा मुल्क जो है वो इन तमाम की तमाम चीजों को यहाँ पर फेस कर रहा है। उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड आती है उस स्लाइड के अंदर वो बताता है, कहता है मैनेजिंग द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। अगर आपने किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को जो चेक करना होता है तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए सबसे पहली बात अपने ज़हन में रखिएगा कि उस मुल्क में आप लोगों ने उस मुल्क की मॉनेटरी पॉलिसी को देखना होता है। अब मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो बनवाती है स्टेट बैंक से, क्योंकि जिस वक्त आपके मुल्क के अंदर पैसे की मिकदार को कंट्रोल करना हो, ठीक है, पैसे की मिकदार को दोबारा बता रहा हूं कंट्रोल करना हो तो ये उसके लिए जो है ये आपकी पॉलिसी बनाई जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी की मदद से अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, इस चीज को पहले मेजर किया जाता है, चेक किया जाता है, क्योंकि ये डिपेंड करती है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के ऊपर। इन्फ्लेशन में इसका इंपैक्ट कुछ और होता है, डिफ्लेशन में इसका इंपैक्ट कुछ और होता है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं। इन्फ्लेशन की सूरत में अगर हम बैंक के पास जाते हैं, बैंक से कोई कर्जा लेते हैं तो बैंक जो है उसका जो इंटरेस्ट रेट है ना वो हाई कर देता है। लेकिन डिफ्लेशन की सूरत में बैंक क्या करता है, उस इंटरेस्ट रेट को स्लो कर देता है, यानी कि कम कर देता है, ना होने के बराबर उस इंटरेस्ट रेट को ले आता है। लेकिन लेता है इंटरेस्ट, में ये नहीं कह रहा कि नहीं लेता, लेता है, लेकिन उस इंटरेस्ट रेट को क्या कर देता है, कम कर देता है। एग्जांपल दे देता हूं, लाइक इन्फ्लेशन में बैंक के पास अगर मैं गया, इन्फ्लेशन की सूरत में जब इन्फ्लेशन है मुल्क के अंदर, मैं बैंक को जाके कहता हूं जी मुझे कर्जा दे दे, 2 लाख रुपए का मुझे कर्जा चाहिए। बैंक कहेगा ठीक है जनाब मैं आपको कर्जा दे देता हूं, आप उससे 2 लाख रुपए का कर्जा ले लें। मैंने बैंक से पूछा उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा। तो इन्फ्लेशन में मैं एक एग्जांपल आपको कोड कर रहा हूं कि लेट्स सपोज बैंक आपको कहता है आपको 25% पे करना पड़ेगा। लेकिन डिफ्लेशन में क्या होगा, आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो बहुत कम होता है। लाइक बैंक आपको कहेगा यार आप 2% पे कर देना, आप 3%, इससे ज्यादा नहीं होता, बहुत ही कम उस रेट को वहां पर कर दिया जाता है। तो बेसिकली जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो 2 तरह की होती है, 2 तरीकों से इसको अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आती है एक्सपेंडिटरी मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरी आती है रिस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंडिटरी मॉनेटरी पॉलिसी में ये होता है कि हम मुल्क में पैसे की मिकदार को बढ़ाने के लिए ये वाली जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी को इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं कि मुल्क में इस वक्त जो है वो लोगों के पास पैसा ज्यादा नहीं है, तो लिहाजा आप क्या करें, मुल्क के अंदर पैसा जो है उसकी मिकदार इंक्रीज कर दें, उसकी मिकदार जो है वो आप बढ़ा दें। और रिस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर ये होता है कि हम इसमें कहते हैं कि लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, अब आप क्या करें, पैसे की मिकदार को कंट्रोल करना शुरू कर दें। इसके लिए डिफरेंट किस्म के टूल्स होते हैं मुल्क में पैसे की मिकदार को कंट्रोल करने के लिए। लाइक एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको इसकी छोटी सी। इसमें गवर्नमेंट जो है अगर पैसे की मिकदार को कंट्रोल करना चाहती है तो गवर्नमेंट समटाइम अपनी किसी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर देती है, जिससे क्या होता है कि उनके पास पैसा आना शुरू हो जाता है। जब वो अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को प्राइवेट लोगों को सेल आउट करेंगे तो जारी बात है पैसा सारे का सारा गवर्नमेंट के पास आना शुरू हो जाएगा। तो गवर्नमेंट के पास जब पैसा आएगा तो इससे मुल्क में पैसे की मिकदार आहिस्ता आहिस्ता लोगों के पास क्या होनी शुरू हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह के डिफरेंट किस्म के तरीकेकार होते हैं जो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए जो है वो फेडरल रिजर्व सिस्टम होता है जिसमें हम डिफरेंट किस्म के फार्मूलाज वगैरह जो है वो इंप्लीमेंट करते हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसी को सोल्यूशन के लिए हमारी हेल्प वगैरह करते हैं। ये फिर एक लार्ज हमारा टॉपिक इसके अंदर बन जाएगा। इसमें बेशुमार जो है वो टूल्स वगैरह यूज होते हैं। तो ये यहाँ तक कि भी आप इसको अपने ध्यान में रखें। इससे रिलेटेड जो एक नेक्स्ट स्लाइड, जो लास्ट स्लाइड हमारे पास आती है जिसका नाम है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी को अगर आसान से आसान अल्फाज में बेटा डिफाइन करूं तो बजट को फिस्कल पॉलिसी का नाम दिया जाता है। जारी बात है गवर्नमेंट जिस वक्त आपके मुल्क में काम करेगी तो गवर्नमेंट को काम करने के लिए कुछ ना कुछ पैसे वगैरह रिक्वायर्ड है। तो गवर्नमेंट अपने पैसे यानी कि जो अपने अखराजात है उनको पूरा करने के लिए फिस्कल पॉलिसी यानी कि बजट बनाती है। अब बजट जिस वक्त बनाया जाता है तो बजट के अंदर हमें कुछ डिफरेंट किस्म के जो है वो पॉइंट्स वगैरह नजर आते हैं। उससे पहले एक बात बता दूं कि गवर्नमेंट जो बजट बनाती है, बजट में जितने भी पैसे वो हम वसूल करती है वो इन द फॉर्म ऑफ टैक्स हमसे वसूल करती है। टैक्सों की शक्ल में जितना भी हम पैसा पे करते हैं वो सारे का सारा वो फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा होता है, जिसमें हम बताते हैं कि भाई लाइक इस साल गवर्नमेंट को रन करने के लिए लेट्स सपोज हमें 1 लाख रुपया चाहिए। मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, 1 लाख रुपया, तो 1 लाख रुपया कैसे क्रिएट करना है, उस 1 लाख रुपए के लिए किस किस चीज की कीमत में इजाफा करना है, किस किस की कीमत के अंदर आप लोगों ने कमी करनी है, किसके ऊपर कितना टैक्स लगाना है, कितना टैक्स नहीं लगाना, ये सारे का सारा जो है इसके अंदर प्लान किया जाता है। अब मेनली बात करते हैं कि इस बजट को लेकर के, इस बजट के अंदर बेसिकली होता क्या है। गवर्नमेंट जिस वक्त अपने आने वाले साल के बारे में बता देती है कि मुझे इतने पैसे रिक्वायर्ड है,
अब उसमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। वो प्रॉब्लम्स किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, उसमें पॉइंट्स नीचे आप लोगों के पास लिखे हुए हैं। कहता है व्हेन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग मोर देन द अमाउंट ऑफ मनी, अगर गवर्नमेंट जो है वो अपने अखराजात ज्यादा कर दे, लाइक गवर्नमेंट ने जितने पैसे बताए थे रियलिटी में खर्चा उसने उससे ज्यादा का कर दिया, कहता है इट इज दैट इज अ बजट डेफिसिट। तो हम कहते हैं कि हमारा जो बजट है ना वो डेफिसिट हो गया। बजट डेफिसिट से मुराद ये है कि हम खसारे में चले गए, हम नुकसान में चले गए। अब गवर्नमेंट अपने इस खसारे को, इस नुकसान को पूरा करने के लिए फिर करती क्या है, वेरी नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप लोगों को ये बात लिखी हुई है। कहता है व्हेन वी बोरो मनी टू कवर द डेफिसिट, हम फिर क्या करते हैं, कोई ना कोई उधार ले लेते हैं अपने उस जो खसारा, जो नुकसान है उसको पूरा करने के लिए। अगर हम फिर कोई उस नुकसान को पूरा करने के लिए उधार ले लेते हैं तो उसे हम लोग नाम देते हैं कि वो आपका क्या कहलाता है, नेशनल डेट कहलाता है। इससे क्या होता है कि आपके जो कर्जे हैं ना उनके अंदर फिर इजाफा होना शुरू हो जाता है। अब इसी से रिलेटेड एक अगला पॉइंट इसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को उल्ट करते हुए वो आपको यहाँ पे बता रहा है। कहता है इफ द गवर्नमेंट हैज द मोर मनी दैट इट स्पेंड्स, कहता है कि अगर गवर्नमेंट के पास पैसा ज्यादा हो उसके अखराजात की निस्बत, कहता है देयर इज बजट सरप्लस, फिर हम उसे बजट सरप्लस का जो है वो नाम देते हैं। अब इसके लिए हर मुल्क के अंदर उनका कोई ना कोई एक अकाउंटेबिलिटी ऑफिस होता है जो इन तमाम चीजों को चेक कर रहा होता है कि अगर हमारा बजट ज्यादा हुआ है या बजट कम हुआ है तो उसके पीछे क्या ऐसे फैक्टर्स है, क्या ऐसी चीजें थी कि जो हम लोगों ने स्टेप टेक किए, हमारा बजट जो है वो डेफिसिट में चला गया या हमारा बजट जो है वो सरप्लस के अंदर चला गया। बेटा इस चैप्टर के अंदर हमारे ये सारे के सारे टॉपिक्स है जिनको हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करना था, तो हमारा यहाँ पर आके ये टॉपिक जो है वो एंड हो जाता है।